आखिर माँ संस्कारी बहू से क्या चाहती थी। घूमना, बातें करना, चहकना काफी कम हो गया था। एक दिन वह माँ बाबूजी के सामने ही मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने लगा। भाभी उबलती हुई आई और तमक कर बाबूजी को भला बुरा कहने लगी। आप पिंकू की जिंदगी को बर्बाद करके छोड़ेंगे। असंभव, गंदे और निरक्षर बच्चों के साथ खेलेगा तो क्या सीखेगा। और बाबूजी ने उसी समय दुलारते हुए पिंकू को अपनी गोद में भर लिया था। भाभी की बात सुनकर मेरे दिल में हलचल सी मच गई थी। ये अमीर लोग क्यों इतने भावना शून्य होते हैं। भला बच्चों के बीच असामता की खाई कैसी। बच्चा तो बच्चों के साथ ही खेलता है। एक मुरझाए हुए फूल से हम खुशबू की आशा कैसे कर सकते हैं। क्यों नहीं सोचती भाभी यह सब कुछ। एक बार उबलता हुआ दूध पिंकू के हाथ पर गिर गया था। वह दर्द से तड़प रहा था। सारा मोहल्ला परेशान होकर एकत्र हो गया था। तरह तरह की दवाइयाँ, तरह तरह के सुझाव। बच्चे तो पिंकू को छोड़कर जाने को ही तैयार नहीं थे। आश्चर्य तो तब हुआ जब भाभी के मुंह से उन बच्चों के प्रति वात्सल्य के दो बोल भी नहीं फूटे। वो उनकी भावनाओं के साथ उमड़ते हुए प्यार के साथ तालमेल ही नहीं बैठा पाई थी। भाभी भी क्या करती, उनके स्वयं के संस्कार ही ऐसे बने थे। वह एक अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। पिता और भाइयों का लंबा चौड़ा व्यवसाय है। कॉलेज के ज़माने से ही वह भैया पर लट्टू थी। उन पर प्यार दिनों दिन बढ़ता गया। मध्यवर्गीय भैया ने कई बार अपनी परिस्थितियों का यथार्थ का बोध कराया, लेकिन वह तो उनके प्यार में दीवानी हुई जा रही थी। सम विषम ऊंच नीच का विचार न करके उन्होंने भैया को अपना जीवन साथी स्वीकार ही लिया। जब इस घर में आने के बाद एक अभावों का खाता खुलने लगा तो वो एकाएक जैसे ढलने सी लग गई थी। उन्होंने ही ड्राइंग रूम की सजावट और संगीत की धुनों को पहचाना था। इंसानों के साथ जज्बाती रिश्तों को वह क्या जाने। वो अभावों की परिभाषा से बेखबर पिंकू को अपने भाइयों के बच्चों की तरह ढालना चाहती थी। भैया की औकात, भैया की मजबूरी, भैया की हैसियत का अंदाज़ा उन्हें होता। कभी कभी गालनी तो भैया पर भी होती थी। वह कैसे भाभी के ही सांचे में ढल गए थे। क्या वह भाभी को अपने अनुरूप नहीं ढाल सकते थे। पिंकू टेस्ट में पास हो गया था। भाभी की खुशी का ठिकाना न रहा था। मानो उनकी कोई मनमांगी मुराद पूरी हो गई थी। अब वह बड़ी खुश खुश नज़र आने लगी थी। जुलाई से पिंकू को स्कूल में भेजे जाने की तैयारी होने लगी थी। नए कपड़े बनवाए गए थे। जूते, टाई तथा अन्य कई ज़रूरत की वस्तुएं खरीदी गई थी। अब तो भाभी पिंकू के साथ टूटी फूटी अंग्रेजी में बातें भी करने लगी थी। उसे शिष्टाचार सिखाने लगी थी। भाभी पिंकू को जल्दी उठा देती थी। बेटा, देखा नहीं तुम्हारे मामा के रितु पिंकी कैसे अपने हाथ से काम करते हैं। तुम्हें भी काम स्वयं करना चाहिए। थोड़ा चुस्त बनो। भाभी उस नन्ही जान को चुस्त बनाना सिखाया रही थी, जिसे खुद चुस्त का अर्थ मालूम नहीं था। माँ और बाबूजी पिंकू से अलग होने की बात सोचकर अंदर ही अंदर विचलित हो रहे थे। आखिर पिंकू के जाने का निश्चित दिन आ गया था। स्कूल ड्रेस में पिंकू सचमुच बदल गया था। वह जाते समय मुझसे लिपट गया। मैंने उसे बड़े प्यार से पुचकार कर समझाया, तुम वहाँ रहने नहीं, पढ़ने जा रहे हो। वहाँ तुम्हारे जैसे बहुत से बच्चे होंगे। उनमें से कोई तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। उनके साथ पढ़ना, उनके साथ खेलना। तुम हर छुट्टी में घर आ जाओगे। फिर माँ बाबूजी भी तुमसे मिलने आते रहेंगे। भाभी भी उसे समझाती रहे। तरह तरह के प्रलोभन देकर माँ और बाबूजी के
कंठ से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। बस वे बार बार पिंकू को चूम रहे थे। पिंकू की विदाई का क्षण मुझे भी रुला गया। बोगनवेलिया के फूलों से ढके दरवाजों के पास से विदाई के समय हाथ हिलाता हुआ पिंकू माँ और बाबूजी के उठे हाथ तथा आंसू से भीगा चेहरा, उस खामोश वातावरण में एक आवाज़ उभरती रही थी। बोगनवेलिया के फूलों की पुरानी पंखुड़ियाँ हवा के तेज झोंके से खर नीचे गिरने लगी थी। उसके बाद उसमें संस्कार के नए फूल खिलेंगे और अपनी 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 महक बिखेरेंगे।